एक तरफ जून 2020 से सितंबर 2024 तक निफ्टी और सेंसेक्स ने आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दिए और टफ सिचुएशंस को भी इजीली टैकल किया, लेकिन अब वही मार्केट पिछले 5 महीनों से लगातार गिर रही है। पिछले 5 महीनों में निफ्टी 50 और सेंसेक्स 13 से 15% गिर चुके हैं, लेकिन जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 20.57% से ऊपर है, हांगकांग का हैंग सेंग 22.33% से और यूएस के S&P 500 और नेस्डेक 100 भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ग्लोबल मार्केट्स रिकवरी दिखा रही हैं, पर इंडियन मार्केट प्रेशर में है। वजह FII आउटफ्लोज, स्लो अर्निंग्स ग्रोथ एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अब इसके चलते जो मार्केट 4 साल तक अनस्टॉपेबल थी, आज इन्वेस्टर्स का पेशेंस तोड़ रही है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अब क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगी जो ना सिर्फ आपके पैसे को सेफ रखेंगी, बल्कि इस गिरती हुई मार्केट में आपको फायदा भी देंगी। तो चलो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, ट्रैकिंग दी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स। देखो, इस बियर फेज में ऑलमोस्ट हर स्टॉक गिरा हुआ है, पर हमें सिर्फ गिरावट देखकर इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि उन स्टॉक्स पर ध्यान देना है जो इस गिरती हुई मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग खड़े हैं या दूसरे स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम गिरे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे स्टॉक्स को पहचानने का सिंपल तरीका क्या है। तो इसके लिए आप किसी भी स्टॉक का 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज देख सकते हो। 50 डे मूविंग एवरेज स्टॉक के पिछले 50 दिन के एवरेज प्राइस को बताता है और जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो स्टॉक के पिछले 200 दिन के एवरेज प्राइस को बताता है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस 50 डीएमए से ऊपर है तो इसका मतलब उसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, और अगर उसका प्राइस 200 डीएमए से ऊपर है तो मतलब उस स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अच्छा है और बायर्स अभी भी उसमें इंटरेस्टेड हैं। अब इसके लिए मैं आपको अभी रीसेंट टाइम के ही 2 एग्जांपल्स दिखाती हूँ, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। अब आप सबको पता है कि 2022 में जनवरी से लेकर जून तक बियर फेज था, जब निफ्टी 50 करीब 16% से डाउन गया था, लेकिन HAL ने इस पीरियड में भी करीब 58% के रिटर्न्स दिए थे। और इस बियर फेज में आप यहाँ पर देख सकते हो कि HAL का प्राइस जनवरी से लेकर जून तक कॉन्टिन्यूअसली 50 और 200 डीएमए की ऑरेंज और ब्लैक लाइन से ऊपर ही चल रहा है। कुछ 2-3 पॉइंट्स पर प्राइस जो है वो 50 डीएमए वाली लाइन के बराबर जरूर गया है, लेकिन वहीं से सपोर्ट लेकर प्राइस दोबारा ऊपर चला गया और जब 2023-24 का बुल रन आया तब इसका प्राइस 1000 से 5000 चला गया, सीधा 5 गुना रिटर्न्स। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर ने बियर फेज में सिर्फ मार्केट गिरने पर फोकस करने की जगह ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर ध्यान दिया होता तो उसके रिटर्न्स आउटस्टैंडिंग होते। अब एक ऑपोजिट एग्जांपल देखते हैं पेटीएम का। इसके चार्ट में अगर आप देखो तो 2022 के बियर मार्केट में पेटीएम का प्राइस पूरे टाइम 50 डीएमए और 200 डीएमए वाली लाइन के नीचे ही ट्रेड करता रहा। एक बार भी ये 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और इस पीरियड में जहां निफ्टी 50 16% से डाउन था, वहीं ये 54% से डाउन गया। और अब अगर आप 2023-24 वाले बुलरन में भी इसकी परफॉर्मेंस देखोगे तो वो भी कुछ खास नहीं थी। जहां लार्ज, मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 54, 102 एंड 118% के रिटर्न्स दिए, वहीं इसने सिर्फ 38% के ही रिटर्न्स दिए। तो इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर है, गिरती हुई मार्केट में सिर्फ सस्ते स्टॉक्स मत ढूंढो, बल्कि उन स्टॉक्स पे फोकस करो जो अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। जब बियर मार्केट में भी कोई स्टॉक 50 एंड 200 डीएमए के ऊपर टिकता है तो उसमें बायर्स एक्टिव होते हैं और बुल मार्केट में ऐसे स्टॉक्स के चलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अब चलेगा या नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ, थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं चलने के। अब आता है दूसरा पॉइंट, फाइंडिंग नेक्स्ट मार्केट लीडर्स। जब भी बियर मार्केट के बाद बुल मार्केट आती है तो लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि वो उन स्टॉक्स के पीछे भागते हैं जिन्होंने पिछली बुल मार्केट में आउट परफॉर्म किया था, खासकर तब जब वो स्टॉक्स करेक्शंस के बाद काफी गिरे हुए हों। लेकिन हिस्ट्री ये कहती है कि जिस स्टॉक ने एक बुल मार्केट में आउट परफॉर्म कर दिया, वो अगली 1-2 बुल मार्केट थोड़ा शांत रहता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ। एक स्टॉक है DLF, इसने 2008 में 1225 का हाई बनाया था, लेकिन तब से लेकर अभी तक 17 साल में ये अपने हाई को नहीं तोड़ पाया और आज के दिन ये 668 पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही अगर आप फार्मा सेक्टर देखोगे तो ये 2012 से 2015 तक 3 गुना हो गया था
और उस पीरियड का वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर था, लेकिन इसके बाद अगले 5 साल तक अंडर परफॉर्म करता रहा। अगर रीसेंट एग्जांपल भी बताऊं तो केमिकल सेक्टर जो 2020-21 के बुल फेज में बहुत भागा था, उसने 2023-24 की रैली में अंडर परफॉर्म किया। इवन HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जो हमेशा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स थे, वो भी 2020 के बाद से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात ये नहीं है कि इन कंपनीज के फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है, इसलिए ये अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रही। हो सकता है कि इनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हों, पर मार्केट हमेशा नए लीडर्स ढूंढता है। इसलिए इन्वेस्टर्स को नए इमर्जिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जो अगले बुल रन में लीड कर सकते हैं। हमेशा पास्ट विनर्स पर चिपके रहना भी सही नहीं है। अब आता है लास्ट पॉइंट, सेपरेटिंग चीप फ्रॉम वैल्यूएबल्स। गिरती हुई मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स अपनी एक्चुअल वैल्यू से कम प्राइस पे मिलते हैं और यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इन्हें खरीदने की। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ एक गलती करते हैं, वो ये मान लेते हैं कि हर गिरा हुआ स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है और उसे खरीदने लग जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि गिरावट और सस्ती वैल्यूएशंस में फर्क होता है। कई बार स्टॉक गिरने के बाद भी महंगा ही रहता है। जैसे मान लो किसी कंपनी का प्राइस 200 से गिरकर 150 हो जाता है और उसका EPS 20 से घटकर 10 पे आ जाता है, तो पहले इस कंपनी का PE 10 था और अब नया PE 15 हो गया। इसका मतलब वैल्यूएशन एक्चुअल में और ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई, लेकिन प्राइस गिरने की वजह से लोग सोचेंगे कि स्टॉक सस्ता हो गया है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ प्राइस गिरने से कोई भी शेयर सस्ता नहीं हो जाता, आपको उसकी वैल्यूएशंस को देखना पड़ेगा। अब कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या नहीं, इसको हम उसके PE और PB रेशियो से देख सकते हैं। PE रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग के लिए हम कितना प्राइस पे करने को तैयार हैं। अगर PE रेशियो कंपनी के हिस्टोरिकल मीडियन PE से कम है तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब कंपनी की अर्निंग्स स्टेबल हो। अगर अर्निंग्स फिर भी गिर रही हैं तो लो PE भी अच्छा सिग्नल नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे जनवरी 2022 में अगर आप कोल इंडिया का PE रेशियो देखो तो ये 7 पर था और इसका EPS 22 पर था। अब आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इसका EPS भी बढ़ता गया। मार्च में ये 24.74 हो गया, फिर जून में 28, सितंबर में 37, दिसंबर में 42 और अगले साल मार्च 2023 में 51 तक पहुंच गया। फिर इसके बाद 2023-24 के बुल रन में इसका प्राइस एक साल के अंदर अंदर 227 से सीधा 538 पे चला गया, करीब 140% के रिटर्न्स। तो लो PE रेशियो के साथ अगर अर्निंग्स भी इंक्रीज हो रही हैं तो ये एक अच्छा सिग्नल है। अब बात करते हैं PB रेशियो की। PB रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी की बुक वैल्यू के कंपैरिजन में स्टॉक का प्राइस अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। ये रेशियो जनरली बैंक्स, NBFCs, इंफ्रा और एसेट हैवी कंपनीज के लिए यूज होता है, जैसे कि ONGC और कोल इंडिया। अगर PB रेशियो 1 से कम है तो थियोरेटिकली इसका मतलब हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो, लेकिन आपको सिर्फ लो PB रेशियो को देखकर भी इन्वेस्ट नहीं करना। इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना चाहिए कि कंपनी की एसेट और लायबिलिटीज कितनी चेंज हो रही हैं। अगर कंपनी की एसेट्स डेप्रिशिएट हो रही हैं या लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो लो PB मिसलीडिंग हो सकता है। और अगर किसी कंपनी का PB रेशियो नेगेटिव है तो इसका मतलब कंपनी की लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा हैं, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का सिग्नल हो सकता है। तो ऑल ओवर वैल्यूएशन सिर्फ प्राइस गिरने से पता नहीं लगती, बल्कि PE और PB रेशियो को अर्निंग्स और एसेट्स के साथ देखना पड़ता है। तो ये 2 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, लो PE तभी अच्छा है जब अर्निंग्स या तो स्टेबल है या फिर बढ़ रही हैं। एंड नंबर 2, लो PB तभी अच्छा है जब कंपनी के एसेट्स एंड फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग हो। सिर्फ सस्ते दिखने वाले स्टॉक्स में मत फंसो, वैल्यूएशंस को सही तरीके से एनालाइज करो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।